अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। लगता है आज फिर कोई इस काली पहाड़ी की गुफा में गया है। चलो चलो देखो चलकर कौन है। कुछ गांव वाले भागकर काली पहाड़ी के ऊपर पहुंचे और वहां अंदर उन्होंने जो देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये लड़का कौन है? उठाओ इसे और जल्दी बाहर ले चलो। सबने जल्दी से उस लड़के को गुफा से बाहर निकाला, पर वो लड़का बेहोश था। उसका चेहरा लाल था और सांसें भी अटक अटक कर चल रही थी। कोई उसके हाथ मल रहा था तो कोई उसके पैर। अगर इसे होश नहीं आया तो? नहीं आया तो समझ जाएंगे कि गुफा के श्राप ने एक और मासूम को निगल लिया। पता नहीं कब तक ब्रह्मपुरी के लोगों को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। न जाने कब तक हम ऐसे ही मासूम बच्चों की बलि देते रहेंगे। सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस लड़के के शरीर में हल्की हलचल शुरू हो गई। ये देखकर सब पीछे हट गए और धीरे धीरे उसे होश आ गया और उसने जब अपनी आंखें खोली, ये मैं कहाँ हूँ? हर कोई उसे बड़े गौर से देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, विद्युत, कहाँ चला गया था तू? सारा दिन ये बूढ़ी औरत क्या सिर्फ तेरे पीछे पीछे घुमा करे? तुझे तो अपनी दादी की थोड़ी भी फिक्र नहीं है। जब जहाँ मन आता है मुंह उठा के चल देता है। आज तू घर चल, आज तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। और इतना कहकर दादी विद्युत का हाथ पकड़कर घसीटते हुए वहाँ से लेकर चली गई। आसपास खड़े लोग ये सब होते हुए देख रहे थे। बड़ी अजीब औरत थी। बेचारा उसका पोता अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आया है और उसका हालचाल पूछना तो दूर, वो तो उसे घसीटते हुए यहाँ से ले गई। अरे छोड़ो बहन, हमें क्या, बस वो बच्चा ठीक है। दादी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। इस बार माफ कर दो, आगे से बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहते कहते विद्युत दादी के साथ एक झोपड़ी में आ गया। दादी ने उसका हाथ छोड़ा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, विद्युत, तू कब बड़ा होगा? क्यों नहीं समझता कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं? अगर तुझे कुछ हो गया तो बता मुझे, क्या करने गया था तू उस शापित गुफा में? वो तो भला हो उन लोगों का जिन्होंने वक्त पर पहुंचकर तुझे बचा लिया। पर दादी देख, पर मुझे कुछ नहीं पता, पर तू आज मेरे सर की कसम खा कि आज के बाद तू उस गुफा के आसपास भी नहीं जाएगा। दादी मैं आपकी हर बात मान लूंगा, पर मुझे आप पहले ये तो बता कि उस गुफा में ऐसा क्या है जो सारा गांव वहाँ जाने से डरता है? जुबान तो बिल्कुल माँ पर गई है। देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। इतना कहकर दादी तो वहाँ से चली गई, पर विद्युत के मन में अब अनगिनत सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ उस गुफा में था। आखिर क्या था उस गुफा में ऐसा, और अगर उसके अंदर जाने के बाद कोई जिंदा वापस नहीं आता तो विद्युत कैसे आ गया? आखिर क्या राज है इन सब के पीछे? जानने के लिए चलते हैं इस कहानी में आगे। अरे देखो, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ने आए हैं। अंदर किसने आने दिया इसे? इसके पास तो कपड़े भी नहीं हैं। यहाँ हमारे बीच आकर इसने हमारा ही अपमान किया है। बहुत बोल लिया आपने राजकुमारी। मेरे पास आप जैसे अच्छे कपड़े भले ही ना हो, पर हौसला और इस मुकाबले को जीतने का जज्बा पूरा है। बस बस, अब ये प्रवचन अपनी उस गुफा में जाकर देना। वो रहा दरवाजा, जिन पैरों से आए थे उनसे ही वापस हो जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो। क्या राजघरानों में इतने भी संस्कार नहीं दिए जाते कि तमीज से बात कैसे करते हैं? आपको वो भी नहीं पता? कोई बात नहीं राजकुमारी ऐश्वर्या, आप मेरे साथ चलो। मेरी दादी आपको बहुत अच्छे संस्कार भी सिखा देंगी और कैसे बात करते हैं वो भी सिखा देंगी। विद्युत की इस बात पर ऐश्वर्या पूरी तरीके से चिढ़ गई थी और उसके आसपास के लोग भी विद्युत की इस बात को सुनकर हंसने लगे। तभी ऐश्वर्या की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो कितने गुस्से में है। मैं राजकुमारी ऐश्वर्या आज ये ऐलान करती हूँ कि मैं खुद तुम्हें इस मुकाबले में हराऊंगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं अपनी शक्तियाँ, अपना राज्य सब कुछ छोड़कर ब्रह्मपुरी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ऐश्वर्या के इस ऐलान ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ऐश्वर्या कोई मामूली हस्ती नहीं थी। वो युद्ध कला में निपुण और बेहद सुंदर और सबसे ताकतवर थी। उसकी तरफ देखने भर के लिए भी लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी, पर आज उसके इस ऐलान से हर किसी का चेहरा उतर गया था। पर विद्युत कहाँ रुकने वाला, उसने भी मजाक में कहा, फिर ठीक है, ऐसे मुकाबले करने की अब मुझे आदत हो गई है और मैं डरता भी नहीं। और वैसे भी एक लड़की से मुकाबला करना तो मेरे लिए और आसान होगा। विद्युत की इन बातों में भले ही ऐश्वर्या के लिए कोई नफरत नहीं छिपी थी, लेकिन
उसकी बातों से ऐश्वर्या को बहुत बुरा लग रहा था। दरअसल ये जिस मुकाबले की बात हो रही है वो मुकाबला अपनी शक्ति को परखने के लिए ब्रह्मपुरी राज्य की सबसे बड़ी होने वाली प्रतियोगिता थी, जहां जीतने वाला योद्धा बनता था राज्य का रक्षक और उसे उपहार में मिलता था अपने पूर्वजों की रहस्यमय गुफा में जाने का मौका और कई अलौकिक शक्तियां। अब गुफाओं से विद्युत का नाता तो बहुत पुराना है, लेकिन अब जिस गुफा की बात यहाँ हो रही है वो कोई आम गुफा नहीं, बल्कि एक ऐसी गुफा थी जहाँ जाने का सपना ब्रह्मपुरी का हर योद्धा देखता है। अब आगे विद्युत गुफा में जा पाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। राजकुमारी गुस्से में वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वो युद्ध स्थल से बाहर आया और बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक उसने वो देखा जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता था। अरे देखो, आसमान से सूरज नीचे आ रहा है। ब्रह्मपुरी राज्य में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहने वाला ये लड़का विद्युत बाजार में एक अजीब सी चमकती रोशनी देखकर हैरान रह गया, लेकिन विद्युत अनजान था कि उस रोशनी के पीछे छुपा है उसका असली भाग्य और एक ऐसी जंग जो उसकी दुनिया बदल कर रख देगी। भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर विद्युत की आंखें आसमान की तरफ टिकी थी। उसे सचमुच ऐसा लगा मानो सूरज धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा हो, लेकिन लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। पागल है क्या बकवास कर रहा है ये? विद्युत की इस बात पर लोगों ने जोर से ठहाके लगाए और हर तरफ हंसी गूंज उठी, लेकिन विद्युत के चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने किसी की परवाह नहीं की और बेचैनी में वो किले की ऊंची मीनार पर चढ़ गया और मशाल आग के कुंड में डाल दी। ये देखकर राज्य का रक्षक ऋत्विक वेदा हवा में उड़ते हुए वहां पहुंचा और तभी आसमान में दिखा वो जलता हुआ सूरज जैसा गोला, जो असल में था राज्य का सबसे बूढ़ा और शक्तिशाली योद्धा सिल्वर थामा। ऋत्विक वेदा तुरंत हवा में उड़कर उस जलते गोले को रोकने पहुंचा, जिससे दोनों वीर आमने सामने आ गए। ऋत्विक वेदा ने उसे बचाया और पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, तो योद्धा सिल्वर थामा बोला, एक रहस्यमय योद्धा मुझसे मेरा अग्नि ग्रंथ छीनना चाहती थी, पर मैं ये ग्रंथ इसके सच्चे वारिस को ही दूंगा। यही वजह है कि हम दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तभी अचानक थामा का पीछा करती रहस्यमय योद्धा ने उस पर तीर से वार कर दिया और ग्रंथ थामा के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वेदा ने मौका पाते ही ब्रह्मपुरी राज्य का रक्षा कवच एक्टिवेट कर दिया और थामा को साथ लेकर नीचे उतर आए। कुछ ही देर बाद वो दोनों थामा के ग्रंथ को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। इस पर थामा बोला, चिंता मत करो वेदा, अगर कोई आम इंसान इस ग्रंथ को छुएगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। इतना कहकर थामा हवा में एक ऊंची छलांग लगाकर आसमान में गायब हो गया। एक रहस्यमय गुफा में धुंधले से उजाले के बीच बैठा था विद्युत, थामा के अग्नि शक्ति ग्रंथ के साथ, और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में ग्रंथ के मिलने की चमक थी। वो अचानक खुशी से बोला, अगर मैंने इसकी सारी शक्ति सीख ली तो युद्ध जीतना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। शायद राजा मुझे रहस्यमय गुफा में जाने का मौका दे दे, और वही क्या पता मुझे मेरे माता पिता के बारे में कुछ पता चल सके। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल विद्युत को थामा का ख्याल आया और उसका दिल घबरा उठा। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और विद्युत का लॉकेट चमकने लगा। साथ ही अग्नि शक्ति ग्रंथ से तेज रोशनी निकलकर विद्युत के माथे में समा गई, जिससे वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद विद्युत को होश आया तो उसकी दादी उसे उठाते हुए बोली, नालायक, कहाँ गायब था? एक बूढ़े आदमी को तू बेहोश पड़ा मिला। वो बाहर तेरा इंतजार कर रहा है, कहता है तुझे जानता है। दादी के ये कहते ही विद्युत ने उठकर तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और झोपड़ी से बाहर निकला। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद थामा था, लेकिन विद्युत थामा को ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। उसे तो कैसे भी करके उस युद्ध भूमि में जाना था, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस गुफा में जाने से उसे पता चल जाएगा कि उसके माता पिता कहाँ हैं। थामा ने उसे बताया कि वो विद्युत को जानता है। ये सुनकर विद्युत थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है, मुझे युद्ध स्थल जाना है। इतना कहकर विद्युत आगे चलने लगा और वो बूढ़ा थामा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। और चलते चलते विद्युत को अपने पुराने युद्धों की कहानियां, शूरवीरों के किस्से सुनाने लगा। पर विद्युत फिर भी चुप था, उसे इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। ये देख उस बूढ़े थामा ने मुस्कुराते हुए विद्युत से पूछा, क्या तुम लड़ना जानते हो? ये सवाल सुनकर विद्युत थोड़ा ठिठक गया,
दो पल सोचा, फिर सीधा जवाब दिया। मैं लड़ना नहीं जानता, बस बचाव करना जानता हूँ। विद्युत की इस बात पर बूढ़ा थामा ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोलने लगा। क्या सिर्फ बचाव करके तुम युद्ध जीत लोगे? विद्युत की आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई और वो धीमे स्वर में बोला, न मेरे पास इतना धन है कि मैं शक्ति खरीद सकूं, और न ही कोई ऐसा गुरु जो मुझे शक्ति सिखा सके। ये सुनकर बूढ़ा थामा कुछ पल के लिए गंभीर हो गया, फिर चलते चलते अचानक रुक गया और गहरी नजरों से विद्युत की आंखों में झांक कर बोला, अगर तुम अपना लॉकेट निकाल दो तो तुम्हें कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकेगा। उस बूढ़े थामा की बात सुनकर विद्युत चौंक गया। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। मेरा लॉकेट, इसमें ऐसी क्या शक्ति है? लेकिन तभी शक्ति महल की ओर से घोषणा शुरू हो गई और नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। युद्ध आरंभ होने वाला है, सभी योद्धा अपने स्थान ग्रहण करें। विद्युत का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। क्या आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी? शक्ति महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलते हैं। भीतर युद्ध की भयंकर तैयारी, बाहर हजारों की भीड़ थी। हर कोई सांस रोककर इस दृश्य को देख रहा था और उन्हीं के बीच तेज कदमों से चलता हुआ विद्युत अंदर आया और उसके साथ थे रहस्यमय योद्धा सिल्वर थामा। तैयार रहो विद्युत, ये सिर्फ युद्ध नहीं, तुम्हारी पहचान की पहली परीक्षा है। जैसे ही विद्युत शक्ति महल के भीतर पहुंचा, भीड़ में से तेजस नाम का एक लड़का निकला जो कि राज्य के लीडर विराट का घमंडी बेटा था। वो विद्युत का रास्ता रोकते हुए बोला, जरा देखो तो, ये फटीचर भी आज युद्ध लड़ने आया है। तेजस ने विद्युत को धक्का देते हुए कहा। भीड़ अचानक चुप हो गई। सबकी नजर विद्युत पर टिकी हुई थी। विद्युत ने भी करारा जवाब दिया, कपड़े फटे हैं, हौसले नहीं, संभल कर बात करना सीखो। इस बात से तेजस गुस्से से कांप उठा और फिर दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। एक तरफ तेजस ने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, वहीं विद्युत ने हर बार चतुराई से बचाव किया। उसे युद्ध की तकनीक नहीं आती थी, लेकिन बचना वो अच्छे से जानता था। फिर अचानक विद्युत ने जमीन पर जोर से पैर पटका, धूल का बवंडर उठा और तेजस कई फीट हवा में उड़कर धड़ाम से दूर जा गिरा। वाह, क्या बात है, वाह वाह। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तेजस तिलमिला उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक विशाल आग से भरा शक्ति गोला विद्युत की ओर फेंका। थामा जोर से चिल्लाया, विद्युत, अभी अपना लॉकेट निकालो। लेकिन विद्युत कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरा इलाका राख में बदल गया। हजारों की चीखें गूंजने लगी, पर चमत्कार ये था, धुएं के बीच एक आकृति अभी भी खड़ी थी। जैसे ही धुआं छटा, भीड़ दंग रह गई। विद्युत अब भी वही था, उसकी आंखों में तेज चमक, हाथों में वो जलता हुआ लॉकेट था। वहीं दूर खड़ा वो बूढ़ा थामा अपने मन ही मन में बोला, अगर मैं कहूँ कि ये लॉकेट तुम्हारे असली अतीत से जुड़ा है, तो क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम असल में कौन हो? आखिर क्या था उस लॉकेट में और क्या है विद्युत का अतीत? तो असल में कौन है विद्युत और कैसे जानता है थामा उसकी असलियत? क्या नाता है थामा और उसके बीच? और क्या विद्युत तेजस और बाकियों की तरह ही कोई आम योद्धा है या वो कोई और है? क्यों उस दिन गुफा में उसे कुछ नहीं हुआ? और क्या था उस किताब में जिसे पढ़ने विद्युत उस गुफा में गया था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।